हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 20 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। जिसका मतलब है कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करें लेकिन कोई भी आपको उसके लिए हेट ना करे, कोई भी उसके लिए आपको नापसंद ना करे, ऐसा आप क्या करें? ऐसी कौन सी क्वालिटी आप अपने अंदर बूस्ट करें? इसी क्वेश्चन के जवाब के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारे इंसिडेंट और स्टोरीज इस बुक में शेयर किए हैं, जो आज मैं आपके साथ इस रिव्यू में शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो फर्स्ट स्टोरी जो शेयर की है उसमें उन्होंने बताया है मिस्टर चार्ल्स स्वा के बारे में। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, वो अपनी स्टील मिल के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ एम्प्लॉयज वहां पर सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट एंजॉय कर रहे थे, और जहां पर वो सिगरेट पी रहे थे उनके जस्ट ऊपर लिखा हुआ था नो स्मोकिंग एरिया, यानी कि वहां पर सिगरेट पीना मना था। लेकिन वो एम्प्लॉय सिगरेट पी रहे थे। अब मिस्टर चार्ल्स स्वाह, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, बहुत ही अक्लमंद तेज बुद्धि के इंसान थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि जाकर उन्हें डांटना शुरू कर दिया या उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है और तुम यहाँ पर सिगरेट पी रहे हो, ये तुमने रूल तोड़ा है। ये ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि वो उनके पास गए और अपनी पॉकेट से सिगार निकाली, और जितने भी एम्प्लॉयज थे वहां पर 2 या 3 के करीब थे, तो उनको एक एक सिगार पकड़ाई और कहा, दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये सिगरेट बाहर जाके एंजॉय करें। और ये कहकर वो वहां से चले गए। अब इस सिचुएशन में उनके एम्प्लॉयज को पता था कि मिस्टर स्वा, क्योंकि वो उनके मालिक थे, कि मिस्टर स्वा को पता है कि उनके एम्प्लॉयज ने कंपनी का रूल तोड़ा है, जिसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिस्टर स्वा ने अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपनी जेब से सिगरेट देकर उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज यहाँ पर स्मोकिंग मत करो, बाहर जाके करो। तो उनकी रिस्पेक्ट की, उनकी वैल्यू को कम नहीं होने दिया, उनकी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखा। तो आप ही बताइए कि ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा, जो आपको क्रिटिसाइज तो करे लेकिन साथ ही साथ आपकी रिस्पेक्ट को डाउन ना होने दे। तो ये था हुनर, ये थी उनकी महानता, जो कभी भी सामने वाले व्यक्ति को डाउन फील नहीं कराती थी, चाहे वो उसे क्रिटिसाइज ही क्यों ना कर रहे हो। वो इस तरह से बात करते थे कि सामने वाले को उनकी गलती का तो एहसास हो, लेकिन कभी भी उस क्रिटिसिज्म के लिए वो मिस्टर स्वा को नापसंद कभी नहीं करते थे। इसलिए उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो हमेशा ही बहुत अच्छी थी। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट है जिसके बारे में मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है, जिसमें मिस्टर जॉन वन मेकर थे, वो भी सेम फिलॉसफी का यूज करते थे। वो क्या करते थे कि उनकी शॉप थी एक, उस शॉप पर मतलब एक स्टोर था, उस स्टोर पर वो डेली विजिट करते थे, देखते थे कि मेरा जो स्टोर का काम है वो कैसा हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। ये उनकी एक हैबिट थी, वो डेली उसको एक विजिट करने आते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक कस्टमर काउंटर पे खड़ा है और वेट कर रहा है कि कोई भी उसका उसको देखे, उसका सामान वगैरह तोले, उसको रैप करे। तो कोई भी शॉपकीपर वहां पे मौजूद ही नहीं था। वो सबके सब जो शॉपकीपर थे उनके शॉप के, वो एक कोने में जाकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, चैटिंग करने में लगे हुए थे। कोई उस कस्टमर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था कि वहां पर कोई कस्टमर खड़ा भी है या नहीं है। तो मिस्टर वोनामेकर ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही उनको वहां जाकर डांटा, ना ही कुछ कहा। वो काउंटर के पीछे चुपचाप खड़े रहे। और जब थोड़ी देर बाद शॉपकीपर, जो एक लड़की थी, वो वहां आई, उन्होंने देखा अरे मिस्टर वोनामेकर खड़े हैं, तो उन्होंने उस कस्टमर से परचेजिंग बोल लिया, परचेजिंग का ऑर्डर की जो स्लिप थी वो ली, और अपनी जो शॉपकीपर थी उनको थमा दी कि ये सारा सामान है, ये इनको दे दीजिए। तो उसने वो सारा सामान निकाल कर रैप करके उस कस्टमर को दे दिया, और वो मिस्टर वोनामेकर अपनी रास्ते खुद चले गए। और इस सिचुएशन में भी मिस्टर वोनामेकर ने भी सेम फिलॉसफी आजमाई कि
अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं कहा। जैसे उन्होंने मिस्टर स्वा ने अपने एम्प्लॉयज को सिगरेट दी और कुछ भी नहीं कहा, उसी तरह से इस केस में भी मिस्टर वॉनमेकर ने अपने शॉपकीपर थे उनको बिल्कुल भी नहीं डांटा, कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं किया। बस सिंपल जैसे एक कोई जान, उनको पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कह के चले गए। और उनके इस बिहेवियर से जो उनके शॉपकीपर थे, जो उनके एम्प्लॉयज थे, खुद ही अंदर से एक एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी फील कर रहे थे कि देखो कितने अच्छे सर हैं और हम उनके घर, हमारे मालिक इतने अच्छे हैं और हम यहाँ पर बैठ के ऐसे शॉप को, अपने काम को ढंग से नहीं कर रहे थे। तो ये एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयज को क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन इस तरीके से कि उनको खुद ही सेल्फ एम्बेरसमेंट फील हुआ। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो एक्ट किया उससे सामने वाले को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की। और यही एहसास ज्यादा जरूरी होता है इंसान को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये था सेकंड इंसिडेंट। थर्ड इंसिडेंट में जो मिस्टर डेल कार्नेगी ने बात की है, उन्होंने बताया है कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक पीपल होते हैं, जिस तरह जैसे एक प्रेसिडेंट होते हैं या पॉलिटिकल लाइन से जो जुड़े होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ना बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन वगैरह को कितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलती है कि पॉलिटिशियन तो, हमारे देश के पॉलिटिशियन तो सब बेकार है, कुछ नहीं करते, यहाँ बैठे रहते हैं वहां बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि कई बार जो पॉलिटिकल पर्सन होता है वो इतना गलत नहीं होता, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो सेक्रेटरी होती है उनकी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो इस तरह से वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो उनसे उन तक, उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके उनसे जो मिलने वाले लोग हैं, उनसे मिलने नहीं देते, उनकी बातें उन तक पहुंचने नहीं देते। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ एक केस में, जिसमें मिस्टर लैंडफोर्ड थे, जो मेयर थे ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में ऑरलैंडो के। वहां पर उन्होंने एक ओपन पॉलिसी रखी थी कि मुझसे, मेरे जो ऑफिस के दरवाजे हैं वो हर बंदे के लिए खुले हैं, मैं हर बंदे की बात सुनूंगा। तो जो उनसे मिलने वाले आते थे, तो उन्होंने तो क्या रखा था कि मुझसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, हर बंदे की बात सुनूंगा, मुझसे कोई भी मिल सकता है। लेकिन जो उनकी सेक्रेटरी थी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग थे, वो लोगों को उनसे मिलने ही नहीं देते थे, क्योंकि उनके सेक्रेटरी को और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोगों को ऐसा लगता था कि अगर ज्यादा विजिटर उनसे मिलेंगे तो हमारे मेयर ओवर विजिटिंग की वजह से ओवरलोड हो जाएंगे और इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो अपने बॉस को, अपने मेयर को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहते थे, वो उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन मिस्टर मेयर, जो मेयर थे, अब उनको समझ नहीं आया कि इस कंफ्यूजन को इसका क्या सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि इस चीज के लिए उनको रेगुलर क्रिटिसिज्म मिलता था। क्योंकि उन्होंने पॉलिसी तो बना रखी थी कि मेरा जो ऑफिस है एक ओपन ऑफिस है, ओपन पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन कोई भी विजिटर या जो कोई भी कम्युनिटी का इंसान उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था। पहले उन्हें सेक्रेटरी की, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी, किसी को परमिशन मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी। अब उन्होंने क्या ट्रिक अपनाई, उन्होंने अपने जो ऑफिस का दरवाजा था उसको ही निकाल के फेंक दिया, जो एक इंडिकेशन थी उनके सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कि मेरा ऑफिस सचमुच में एक ओपन पॉलिसी फॉलो करता है, मेरे ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो उस ऑफिस में दरवाजा ही नहीं था, और तब से उनका ऑफिस एक ओपन पॉलिसी को फॉलो करने लगा। तो ये तरीका उन्होंने अपनाया ताकि वो अपनी जो कम्युनिटी थी या लोग थे जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, उन तक ये बात पहुंचे कि वो गलत नहीं है। कई बार उनके जो जो हो रहा है उनके ऑफिस में, कई बार कई चीजें उनके हाथ में नहीं होती। कि कई लोग होते हैं, एक मेथड या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं अपनी लाइफ में कि वो सामने वाले को प्रेज करते हैं बात करते समय, उसको क्रिटिसाइज करने से पहले, और अपनी बात खत्म करते हैं आखिरी वर्ड बोल के कि
बट लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका कोई बच्चा है, आप चाहते हैं कि उनका जो केयरलेस बिहेवियर है वो सुधर जाए, तो आप स्टार्टिंग में क्या बोलोगे कि बेटा तुम इसमें मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, तुमने हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुमने हिंदी उसमें तुम टीचरों की बात नहीं मानते हो, लेकिन बेटा तुमने अगर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की होती तो तुम्हारे अलजेब्रा भी अच्छा होता। इस मेथड का यूज करते हैं कि पहले प्रेस करते हैं फिर बाद में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस टेक्निक में एक फॉल्ट है। इसमें क्या होता है, जब तक आप बच्चे को प्रेस करते हैं कि तुम्हारा ड्राइंग अच्छी है, तुमने हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुम्हारी जनरल मैथमेटिक्स काफी अच्छी है, पिछले साल के मुकाबले मार्क्स इस बार अच्छे आए हैं, तब तक तो बच्चा प्रेज होगा, तब तक तो अच्छा खुशी महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा लेकिन तुमने अगर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की होती तो अलजेब्रा के मार्क्स भी तुम्हारे अच्छे आते, तो जैसे ही आपने वट का यूज करेंगे वैसे ही आपके बच्चे के माइंड में आया कि नहीं, ये सारी तारीफ तो मुझे पढ़ाने के लिए की जा रही थी, मेरे मम्मी पापा की ये ट्रिक थी, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो इसी फिलॉसफी को क्योंकि उसमें उस सेंटेंस में जो आपने फॉर्म किया है उसमें एक फेलियर की भावना इंक्लूड है। पहले तो आप उसको विनर की भावना दे रहे हैं, लेकिन एक फेलियर की भावना आखिरी में जुड़ जाती है, जो एक साइकोलॉजिकली हर बंदे पे इन्फेक्ट नहीं डालती। तो इस फिलॉसफी को थोड़ा सा अगर आप चेंज करें तो इसी सेंटेंस को आप विन विन सिचुएशन में एक्सचेंज कर सकते हैं। वो क्या है कि आप अपने बेटे को ये कहें, आप जो बट यूज करते हैं उस बट की जगह पर अगर आप एंड वर्ड का यूज करें, जैसे आप कहें बेटा तुम्हारे हिंदी में काफी मार्क्स अच्छे आए हैं, तुम्हारी ड्राइंग भी काफी अच्छी है, पिछले साल के मुकाबले तुमने इस साल काफी अच्छे ग्रेड भी हासिल किए हैं, और अगर तुम मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस करो ना, तुम्हारा अलजेब्रा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसमें जो सामने वाला बच्चा है उसके माइंड में कहीं पर भी ये बात नहीं आएगी कि आप बच्चे की को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप बच्चे की कमियां ढूंढ रहे हो, बल्कि पूरे के पूरे सेंटेंस में उसको ऐसा लगेगा कि उसको इंकरेजमेंट मिल रही है कि हाँ मेरा ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी, अगर ये भी अच्छा कर लो तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। यानी कि एक तरह से हम उसको चैलेंज दे रहे हैं कि यार तुम्हें ये भी और अच्छा कर लो। तो ये है एक, आप नेगेटिव सिचुएशन को विन विन सिचुएशन में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें आप सामने वाले को गलती बताएंगे लेकिन डायरेक्टली ना बताकर इनडायरेक्टली बताएंगे, इस तरह से बताएंगे कि सामने वाले को वो गलती नहीं बल्कि चैलेंज लगे, उसको सुधारना, उसको ऐसा लगे कि मैं ये एक चैलेंजिंग काम है, मुझे एक कुछ करने का मौका मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। एक ही चैप्टर में क्योंकि कई सारी स्टोरीज होती हैं, कई सारे इंसिडेंट होते हैं, सेम चैप्टर में सारे इंसिडेंट इंक्लूड करने से ओवर बर्डन भी हो जाता है और आप तक भी पूरा मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे भी अगर इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।